अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोमना शहबाज़ और मैं इस वक्त मौजूद हूं ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में। तो नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूं, मंशियात एक ऐसा ज़हर कत्ल है जो कि माशरे में तेज़ी से फैल रहा है, जिससे हमारी नौजवान नस्ल बेरारवी का शिकार होकर तबाह बर्बाद हो गई है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इस पर किस तरह से काबू पाया जा सके, किस तरह हम अपनी नौजवान नस्ल को इस मंशियात जैसी लत से रोक सकते हैं। तो ये चीज़ें हम आपको आज अपने प्रोग्राम में बताएंगे और साथ ये भी बताएंगे कि अदारे माशरे में क्यों बनाए जाते हैं और इनका क्या किरदार है। आइए। तो नाज़रीन, हमारे साथ जो इदारे के डायरेक्टर हैं सूफ़ी जवेद साहब, तो आइए हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। अच्छा सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जब लोग यहाँ पर आते हैं, ये जो लोग मंशियात के जो आदी हैं, जब ये अपनी कम्युनिटी में वापस जाते हैं तो कितने % लोग ठीक हो जाते हैं? देखें जी, सबसे पहले जो यहाँ आने का उनका मकसद होता है कि लाजमियों को वो जो कम्युनिटी है, वो पीयर प्रेशर जो है, वो जो सोसाइटी है, उसकी वजह से जो है ना यहाँ उनको उनके पेरेंट लेके आते हैं एडमिशन के लिए। लेकिन यहाँ तो हमारे पास जो है ना, हमारा 1 मंथ से लेकर 3 मंथ तक हमारा इनका पीरियड होता है यहाँ पे। इसमें जब इनको हम एडमिट करते हैं जो है ना, इनकी ये जो ट्रीटमेंट का जो अरसा है वो 3 मंथ का होता है। 3 मंथ जो है ना, 90 डे का हमारा प्रोसेस है पूरा जो है ना। तो उसमें 3 मंथ में हम कोशिश ये करते हैं कि यहाँ से जब मेरे पास एडमिट होते हैं तो इसको सिम्प्टोमेटिक तरीके से हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे उसके दौरान किसी किस्म की उनकी बेचैनी या उनके कुछ सिम्टम जो नज़र आते हैं, उसके हिसाब से उनको मेडिकल ऑफिसर हमारे जो है ना उसको डील करते हैं, ताकि इनकी तकलीफ़ जो है छोड़ते वक्त जो बहुत ज़्यादा होती है उसको कम से कम जो है ना उस सतह पर रखी जाए। हम समझते हैं कि 70% हम इनको जो यहाँ ट्रीटमेंट जो होती है उसमें इस अज़ियत से, उस तकलीफ़ से हम जो है ना बचाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे साइकाट्रिस्ट हैं जो वो वहाँ इनकी ट्रीटमेंट बाकायदा शुरू करते हैं और उसी के बेस पे जो हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं वो मेडिसिन इनको जो प्रोवाइड करते हैं जो है ना। और उसके साथ साथ हम समझते हैं कि जो है इनकी सिर्फ मेडिसिन से जो है ना तसल्ली नहीं हो सकती, ना ये ठीक है। हमारे साथ जो हमारे काउंसलर हज़रात हैं, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट जो टीम है हमारी, उनकी जो है ना ग्रुप जो काउंसलिंग होती है, सुबह 9:30 बजे क्लास उनकी होती है, फिर 11 बजे क्लास होती है 1 घंटे की ग्रुप काउंसलिंग की, फिर 2 बजे होती है क्लास ग्रुप काउंसलिंग की। तो क्या जब ये क्लास होती है इनका कोई असर होता है इन पर? हाँ जी, बाकायदा मैं समझता हूँ कि जब तक इनकी ब्रेन वॉशिंग नहीं होगी, जब इनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जब तक नहीं मिलेगी, साइकोलॉजिकल ठीक करना तो असल जो वो ठीक है। मेडिसिन तो हम इनको प्रोवाइड करते हैं जो इनके सिम्टम आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ज़हनी हालत जब तक जो है ना हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उनकी ज़हनी हालत बेहतर नहीं हो सकेगी जो है। तो जब ये यहाँ से जाते हैं तो दोबारा नशा शुरू कर देते हैं? हाँ जी, उसमें मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ से हमारे पास ठीक होके जाते हैं तो हम तो बेहतरीन तरीका के जब इनको भेजते हैं, उसके साथ साथ पेशेंट के साथ हम फैमिली काउंसलिंग भी करते हैं। हमारा फैमिली काउंसलिंग का मकसद ये होता है कि यहाँ से जो मरीज़ जाता है उसको जाके वहाँ आपने किस तरीके से डील करना है। देखिए, इसकी अपनी ख्वाहिश होती है मैं ठीक होके आ गया हूँ, मेरे पर इतबार कर रही हैं, दुकान की चाबियाँ मुझे दे दें, मेरे पर ट्रस्ट करें, लेकिन ज़ोर देता है। लेकिन घर वालों को हम उसको इस तरीके से जो है ना काउंसलिंग करते हैं ताकि उसके मजाज के मुताबिक उसको डील करें, ना कि तुम तो बुरा था, तुमने ठीक होना ही नहीं है, ऐसी बातें ना करें। उसको जो तरीके हमने बताए उसके मुताबिक डील करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि उसके मुताबिक उसको किसी काम धंधे पे लगा दें या किसी कारोबार में मसरूफ़ कर लें, या उससे बेहतर तरीका है कि अगर आपके सोर्स हैं तो आप उसको बाहर भेज दें ताकि ये बंदा जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी में रहे। लेकिन जब हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि हम समझते हैं यहाँ से जाते हैं तो 60% लोग वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं, 40% जो लोग हैं वो दोबारा जो है ना उस सोसाइटी की वजह से, उस पीयर प्रेशर की वजह से, नामुवाफ़िक माहौल की वजह से, कुछ वो अनएजुकेटेड जो फैमिलियाँ हैं तो उनकी वजह से भी जो है ना उनको नहीं पता चलता कि हमें क्यों किस तरह लेके चलना है। जब उन पर ट्रस्ट नहीं करते, जब उनको बहुत ज़्यादा दबाव आता है, पीयर प्रेशर आता है, कोई बिज़नेस का है या किसी और चीज़ का फैमिली प्रेशर आते हैं, उसकी वजह से दोबारा भी लग जाते हैं। तो उसको समझते हैं कि अगर दोबारा लग जाए उसको दोबारा ट्रीटमेंट के लिए है तो वो भी दोबारा उसी पोजीशन में आ जाते हैं जैसे दूसरे लोग हो जाते हैं। तो जब ये यहाँ से जाते हैं तो दोबारा जब नशा शुरू करते हैं तो फिर दोबारा इसी अदारे में आते हैं? हाँ जी, आते हैं, बिल्कुल इसलिए आते हैं कि इसलिए हमने ट्रीटमेंट के बाद इनको फॉलो प्लान एक दिया होता है
कि आपने 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 18 दिन बाद, 1 माह बाद, 2 माह बाद, ये हमको 10-12 विज़िट हमने रखे हुए हैं इनके जो है ना। तो जब तक वो फॉलो अप प्लान पे अमल करते रहते हैं, हमारे पास आते रहते हैं, उस वक्त तो बहुत ठीक रहते हैं जो है ना। लेकिन जब उसमें फैमिली भी कई ऐसी है कि लापरवाही कर जाती है कि फैमिली भी नहीं लेके आती, अच्छा क्या जाना है, ठीक हो गया है, सब कुछ है, लेकिन फैमिली को बाद में पता चलता है कि ऐसा ऐसा उन दोस्तों में, वो बैड सोसाइटी में जाके बैठते हैं, बुरे लोगों में जाके जो है ना उसका इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया है, तो उसकी वजह से ये दोबारा लैप्स होते हैं जो है ना। तो आपके जो आपने भी बात की है कि 40% दोबारा नशा शुरू कर देते हैं, तो आपके ख्याल से क्या वजह बनती होगी कि वो दोबारा इस तरफ माइल होते हैं? 2 वजूहात हैं कि एक तो यहाँ से ये समझते हैं कि हम पता नहीं कितने बड़ा काम मार के हम ठीक हो, 2-3 माह घर वाले भी लापरवाही जी आपको ठीक करवा दिया है, दाखिल करवाया, ठीक हो गया होगा, लेकिन उसकी केयर की बड़ी सख्त ज़रूरत है जो है ना। किस तरह उसकी केयर की जाए? केयर उसकी सबसे बड़ी बात है कि फैमिली सपोर्ट उसको मिलनी चाहिए, और उसके साथ उसको किसी काम में बिज़ी करना, सबसे बड़ी बात काम में बिज़ी करना। जब किसी काम में नहीं लगते तो फिर वही दोस्त, वही जो सोसाइटी है वो दोबारा अपनी तरफ उनको खींचती है। देखें वो भी माशरे में वो लोग हैं, उनका भी एक बिज़नेस है, वो तो नहीं चाहेगा मेरा क्लाइंट ख़राब हो, मेरा क्लाइंट मुझसे चला गया है, उन्होंने भी पूरा ज़ोर लगाना है कि हमारा क्लाइंट दोबारा हमारे पास, हमारा तो बिज़नेस चल रहा है जो है ना। तो इस वजह से जो उसके जो दोस्त अहबाब हैं, जिनकी वजह से उनको भी शायद मुफ्त मिल रहा था, अच्छी सोसाइटी का है, अच्छे घर का है, तो वो खुद ख़रीदता है, लोगों को करता है जो है ना। कई लोग ऐसे हैं जो कि ठीक है जी, जो हमारा थोड़ा सा भेज दो तो तुम आपको फ्री प्रोवाइड कर देंगे, इस लालच में भी वो दोबारा तरफ आ जाते हैं। अच्छा सर, मेरा आपसे ये भी सवाल है कि अमूमन इन अदारों में सुनने को यही मिलता है कि ये अदारे जो नशे के आदी मरीज़ हैं इनसे मुशक्क़त करवाते हैं, इन पर तशद्दुद करते हैं, कितना सच है इस बात में? नहीं, असल में वो पुरानी बातें होंगी, हर दौर में डे बाई डे बेहतर हो रहा है। यहाँ कोई ऐसा मैं समझता हूँ, वो पहले हम उसको अदारा ही नहीं समझते, यहाँ जो तशद्दुद करते हैं या उसको गाली देते हैं या इसको इस लक़ब से पुकारते हैं कि आप नशेई हो। हमारे अदारे में ना इसको नशेई कहा जाता है, ना उसको गाली दी जाती है, ना मारने की इजाज़त है जो है ना। दोनों तरफ से जो है ना हम कोशिश करते हैं हमेशा कि हमारा जो पेशेंट है उसको ऐसे प्रोटोकॉल के साथ रखा जाए। देखिए हम उस शफ़क़त से महरूम होते हैं, माशरे के ठकराए हुए होते हैं। जब ये दोनों चीज़ें हम इनको प्रोवाइड करेंगे, शफ़क़त भी देंगे और प्यार भी देंगे और साथ साथ अच्छी ट्रीटमेंट भी करेंगे, तो मेरा बाइज़्ज़त तरीके से एक अच्छे शहरी बन के यहाँ से निकलते हैं और बहुत ज़्यादा हमें एहतराम देते हैं। हम इनको अपने बच्चों की तरह रखते हैं और शफ़क़त सिखाई जाती है जैसे एक बाप सिखाता है जो है ना। तो फिर मेरा ख्याल जब हम उसको शफ़क़त वो देते हैं, उस शफ़क़त के बाद फिर मेरा ख्याल वो अपने माँ बाप का भी इज़्ज़त, माँ बाप का एहतराम, माशरे में जो दूसरे लोग हैं उनका एहतराम, फिर अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं उनको जो है ना, एज ए हम पेरेंट बन के सिखाते हैं, ताकि ना कि यहाँ आके खाना खाया मेडिसन के सो गए, ये नहीं है। हमारा यहाँ एक लंबा एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है। सुबह उठते हैं, फजर की नमाज़ बाजमात पढ़ते हैं, नाश्ते का टाइम होता है, उसके बाद उनका जो है ना 9:30 बजे इनका काउंसलिंग ग्रुप शुरू हो जाता है, 10 बजे मेडिकल चेकअप शुरू हो जाता है, 11 बजे क्लास होती है, फिर उसके बाद 12 में ख़त्म, दरमियान में खाने का और नमाज का वक्फ़ा आ जाता है। उसके बाद 1 बजे फिर दोबारा इनका मेडिकल चेकअप शुरू हो जाता है। थोड़ा सा इनको फिर रिलैक्स करते हैं, सोने के लिए टाइम देते हैं। 3 बजे फिर इनका दोबारा जो है मेडिकल चेकअप शुरू हो जाता है। उसके बाद इनकी फिर दोबारा जो है ना असर का टाइम हो जाता है। इसके बाद एक हमारा जो गार्डन है, वहाँ में जाके मुख्तलिफ एक्टिव बैडमिंटन खेलते हैं, लॉन टेनिस जो है ना उसमें वो इन्वॉल्व होते हैं और मुख्तलिफ 5-7 गेम्स हैं वो मुख्तलिफ वहाँ करते हैं। 2-2.5 घंटे का ज़्यादा ना माहौल में रहते हैं जो है ना। तो उस वक्त हम ये समझते हैं कि जो है ना, जब तक इनको पूरा एक अच्छा माहौल, पेरेंट जैसी मोहब्बत नहीं मिलेगी, ये लोग ठीक नहीं हो सकते। मतलब हम पूरी कोशिश करते हैं इनको वो पेरेंट जैसी मोहब्बत वो सिखाई जाए, इनके वो हर बात में एक एहसास पैदा किया जाए ताकि माशरे के लिए अच्छे कारआमद शहरी साबित हो सके। मतलब आप उनको उस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिस तरह एक आम आदमी को घर में मिलता है। मैं समझता हूँ कि आप यहाँ ने आपने देखा भी है कि एक ऐसा ही माहौल है यहाँ पे, यहाँ कोई हॉस्पिटल वाला आपको नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल एक साफ़ सुथरा सा माहौल, बेहतर ईजी बैठने के लिए, इनके खाने के लिए, इनके लिए बात करने का अंदाज़, हर चीज़ एक अच्छे ऐसे सलीके से सिखाई जाती है जैसे एक मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट या आर्मी मेडिकल कॉलेजों में एक जो है ना एक उनको प्रोवाइड की जाए, बैठना उठना खाना पीना ये सिखाना, ये सारा कुछ इसलिए होता है ताकि उनको बाहर जाके दोबारा मेहनत मशक्क़त ना करनी पड़े इस काम के लिए कि हमने सीखना है। वो चीज़ें हम यहाँ इनको सिखा के भेजें कि दूसरे का एहतराम कैसे है, आपने बैठना कैसे है, आपने नमाज की पाबंदी कैसे करनी है, आपने लोगों के साथ रवैया कैसे रखना है, आपने बीवी बच्चों के साथ कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ उस काउंसलिंग में सिखाई जाती हैं। तो अच्छा सर, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि इनको आप किस तरह का फैसिलिटेट करते हैं, क्या ट्रीटमेंट करते हैं इनका?
ट्रीटमेंट हमारी, मैंने पहले बताया कि हमारी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है। मेडिकल ऑफिसर है हमारे, जो मैंने पहले बताया है कि जो उनकी जो जब ये एडमिट होते हैं उनको जो सिम्टम आते हैं उसको कवर करने के लिए ना हम इनको देखते हैं जो है ना। तो जब उस तकलीफ़ से ये निकलते हैं, और सबसे असल बात जो है कि जब तक जो है काउंसलिंग के बगैर ये मुकम्मल नहीं हमारा सेशन होता, काउंसलिंग के बगैर हमारी ट्रीटमेंट मुकम्मल। जब काउंसलिंग उसकी शुरू हो जाए तो उसको एहसास होना शुरू करता है, यार मैं तो इतना कारआमद हूँ, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मेरे तो अंदर इतना टैलेंट है। जब उसको बावर करते हैं यार तुम इतने कीमती हो, टैलेंटेड आदमी हो, तो फिर उसको अपना एहसास होता है कि यार मैं भी आम जैसे अच्छे लोग ज़िंदगी गुजारूँ, मैं भी ऐसी ज़िंदगी गुजारूँ। बहुत शुक्रिया सर आप। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, अब हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं सिद्दा खालिद। हम इनसे भी बात करते हैं कि वो इन मरीज़ों को किस तरह ट्रीट करती हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि इन पेशेंट्स को आप किस तरह ट्रीट करती हैं? बेसिकली रिहैब सेंटर में हमारा पहला डिटॉक्सिफिकेशन का पीरियड होता है। उसमें हम ये करते हैं कि पेशेंट्स को सिम्टोमेटिकली मैनेज किया जाता है। जो भी नशा छोड़ने की वजह से तकलीफ़ आ रही होती है उनको हम मैनेज करते हैं। उसके बाद हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं, जो असल ट्रीटमेंट होता है। उसमें हम ग्रुप सेशंस हो रहे होते हैं, हमारे इंडिविजुअल सेशंस हो रहे होते हैं, फैमिली सेशंस हो रहे होते हैं। अगर पेशेंट का कोई और मसला आता है, लाइक उनकी मैरिटल लाइफ में कोई मसला आ रहा है या नशा करने की वजूहात पे देखा जा रहा होता है कि क्या उनके ऐसे साइकोलॉजिकल या सोशल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो नशे की बीमारी की तरफ से आए हैं, उनको हम ट्रीट कर रहे होते हैं। और नशे की वजह से जो फैक्टर्स पैदा हो रहे होते हैं हम उनके ऊपर काम करते हैं। ज़्यादा वजह कौन सी सामने आती है इनके नशे की? देखिए, आप देख सकती हैं कि अब हमारे एरियाज़ में बड़ी इजी अवेलेबिलिटी है नशे की, बहुत आसानी से कहीं से भी आपको इजीली मिल जाता है। इवन ऑनलाइन डिलीवरीज़ हो जाती हैं अब तो ऐसे कि सबसे पहले तो हमारा सोशल फैक्टर यही है कि हमारे इन्वायरमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, पीयर प्रेशर। आप देखेंगे स्कूल कॉलेज के बच्चे जो हैं वो नशे की वजह से यहाँ पे आ रहे हैं, और क्यों आते हैं कि जिनके स्कूल में उनके जो पीयर्स उनको मिलते हैं, जो उनको दोस्त मिलते हैं, वो नशे की बीमारी का शिकार होते हैं। इस वजह से ज़्यादा आ रहा है मसला। इन पेशेंट्स को एक तो आप कह रही हैं कि काउंसलिंग भी इनकी आप जब करते हैं तो इसका भी कितना इफ़ेक्ट पड़ता है इन पर? बेसिकली नशे का इलाज होता ही साइकोलॉजिकल है, और हम नशा तो छुड़वा नहीं सकते हैं लेकिन नशा छोड़े रखने में मदद ज़रूर कर सकते हैं। तो हम उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ पे काम करना सिखाते हैं ताकि वो अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम करें, अपनी ज़िंदगी गुजारने की महारतों पे काम करें। कुछ स्किल्स होते हैं जो हार्ड स्किल्स होते हैं, जिसमें बंदा लकड़ी का काम करना सीखता है या कोई लोहे का काम करना सीखता है, लेकिन कुछ स्किल्स होते हैं जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, जैसे फ़ैसला लेने की सलाहियत को मजबूत किया जाता है, जैसे अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में चेंज करना सिखाया जाता है। इस तरह के स्किल्स को डेवलप किया जाता है ताकि पेशेंट अपनी आने वाली ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी का मेयार बुलंद करके अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। जब आप इनकी इस तरह काउंसलिंग करती हैं तो कितने % लोग ठीक होते हैं? एक एग्जैक्ट फिगर तो नहीं हम दे सकते हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल फिगर्स हैं कि 40 to 60% पेशेंट जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो आपके दिमाग के ऊपर हमलावर होती है, तो ये उनकी गलती नहीं होती है, रिलैप्स का फैक्टर मौजूद होता है। जैसे शुगर में रिलैप्स हो सकता है, कैंसर में रिलैप्स हो सकता है, वैसे एडिक्शन की डिज़ीज़ में भी रिलैप्स होता है, और ये नॉर्मल चीज़ है। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं नशे के जो आदी मरीज़ हैं। अब हम इनसे भी बात करते हैं कि क्या वजह बनी है इनके नशा करने की। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या वजह बनी है आपको ये नशा करने की? ये यारों दोस्तों में बैठ के ये नशा लगा मुझे ये, और कोई मजबूरियाँ होती हैं। क्या मजबूरी? मजबूरियाँ कि ये हालात ऐसे हैं, हालातों में बैठ बैठ के देख के लग जाता है इंसान। तो हालात को बेहतर करना चाहिए कि नशा करना चाहिए? हालात को बेहतर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कितना अर्सा हो गया नशा करते हैं? तकरीबन 2-3 साल हो गए। किस किस्म का नशा करते हैं आप? पाउडर का। इसके अलावा और नहीं करते? नहीं। पक्की बात है? पक्की बात। यहाँ पर आए कितना अर्सा हो गया? ये 3 महीने 8 दिन हो गए। कितना खुद को ग्रो किया है, कितनी आप में तब्दीली आई है? बहुत अच्छी आ गया, तो काफ़ी बेहतर हूँ। यहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है? जी अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। खाना ठीक से मिल रहा है? जी ठीक से मिल रहा है। तो जब यहाँ से बाहर निकलोगे तो फिर दोबारा नशा शुरू करोगे कि छोड़ दोगे? मैं छोड़ दूँगा। कितनी सच्चाई है इसमें? जी कितनी सच्चाई है इस बात में, छोड़ोगे कि करोगे? ये पक्की बात है, दिल से कह रहा हूँ कि छोड़ दूँगा। जब नशा करते हो फैमिली का ख्याल नहीं आता? जी उस वक्त नहीं आता। अब है? अब है, कितना? बहुत ज़्यादा। उन्हीं के लिए क्या चेंज करोगे खुद को? अपने आप को चेंज करूँगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या हाल है? ठीक ठाक।
अच्छा, मुझे बताओ कि क्या वजह बनी है नशा करने की? नशा में लव की वजह से ब्रेकअप हुआ था, जिसकी वजह से मैं नशे पे लग गया हूँ आज से 10 साल पहले। 10 साल पहले? जी 10 साल पहले ब्रेकअप हुआ था मेरा। साल उम्र थी 20 से 21 साल, जिसकी वजह से मैं इस लत में दोबारा मुब्तला हो गया। तो जिससे ब्रेकअप हुआ वो कोई अपना था? जी तो ब्रेकअप का मतलब ये है कि आप नशा शुरू कर दो? बस मैं लग गया हूँ इस नशे पे, औरों का पता नहीं है मुझे। अब क्या जहन है, छोड़ना है या करना है? शादीशुदा हो गया हूँ मैं, मेरे बच्चे भी होने वाले हैं। कितने बच्चे हैं? अभी पहला बच्चा होने का, 2 साल हो गए मेरी शादी को। तो अभी 2 साल शादी को हैं तो फिर नशा शुरू कर दिया? जी 13 माह मैंने छोड़ ही रखा है, फिर दोबारा मैंने शुरू किया है। अब इधर आके फ्रीडम में इलाज करवाया, अब जाके नहीं करूँगा मैंने। कितनी देर हो गई है यहाँ पर? यहाँ पे मुझे 1 माह हो रहा है। यहाँ से निकलने के बाद नशा करना है या छोड़ना है? छोड़ देना। पक्की बात है? यहाँ पर किस तरह ट्रीट किया जाता है? अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है, बहुत ये ख्याल रखते हैं, अच्छी मेडिसिन देते हैं, जिसकी वजह से बंदा इजीली छोड़ लेता है। खाना वगैरह टाइम पे मिलता है? जी खाना टाइम से मिलता है। बहुत शुक्रिया जी अल्लाह हाफिज़। ठीक है। क्या वजह बनी नशा करने की? बस दोस्तों में बैठ के नशा किया। शादीशुदा हो? जी कितने बच्चे हैं? 3। बच्चों का ख्याल नहीं है? तो फिर क्यों करते हो नशा? अब नहीं करेंगे। अब नहीं करोगे? कितनी देर हो गई यहाँ पर आए? 2 माह। यहाँ से निकलने के बाद क्या करोगे? छोड़ोगे या करोगे? छोड़ दूंगा। पक्की बात है? किस किस्म का नशा करते हो? पाउडर का। इसके अलावा और कोई नशा नहीं करते? नहीं जी नहीं। कितना अरसा हो गया नशा करते? 2 साल। 2 साल हो गए। ख़ानदान का ख्याल नहीं है, फैमिली का ख्याल नहीं है? अगर है तो फिर क्यों नशा करते हो? अब नहीं करेंगे। वैसे तो ज़्यादातर यही लोग कहते हैं कि अब नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर भी शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं? अब नहीं करते इंशाल्लाह। पक्की बात है? इंशाल्लाह पक्की बात। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना है कि जो नशे के आदी मरीज़ हैं वो किस तरह यहाँ पर पहुँचे हैं, किन मसाइल के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी को तबाह किया है। इन्हीं लोगों को माशरे में बाइज़्ज़त मुकाम दिलवाने के लिए ऐसे इदारे काम कर रहे हैं ताकि वो भी आम आदमी की तरह ज़िंदगी बसर कर सकें। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। इसी के साथ अपनी मेज़बान मोमना शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।